नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती जानकी अधिकारी आज आप लोगों को कक्षा 9 में अर्थशास्त्र विषय में पालमपुर गांव की कहानी बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि जो पालमपुर गांव है यह एक काल्पनिक गांव है और यह गांव एक भारत के आम गांवों की तरह ही है। यहाँ पर मुख्य रूप से खेती की जाती है और खेती के अलावा यहाँ पर लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग, डेयरी और परिवहन आदि कार्य भी किए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार की कार्यों को करने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा। तो इस प्रकार से इन सब संसाधनों को समायोजित किस प्रकार से इस गांव में किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं तुम्हें पालमपुर गांव के बारे में बताती हूँ। पालमपुर गांव जो है वह आसपास के गांवों और कस्बों से सही प्रकार से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं। यहाँ से एक बड़ा गांव है रायगंज, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और उसके बाद आता है एक कस्बा शाहपुर, जो कि सड़कों से जुड़ा हुआ है। इस पर जैसे गांव में आमतौर पर वाहन चलते हैं, जैसे बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर आदि इस गांव में भी चलते हैं। तो इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं और अधिकांश भूमि उच्च जाति के लोगों के पास है, जो जिनके 80 परिवार हैं और इनके मकान पक्के बने हुए हैं, ईंट सीमेंट से बने हुए हैं। जबकि अनुसूचित जाति या जो दलित जाति के लोग हैं वह संख्या में 1/3 है और गांव के एक कोने में छोटे छोटे घरों में रहते हैं। इनके घर घास फूस और मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ पालमपुर गांव में अधिकांश घरों में बिजली है और खेती के लिए नलकूप है और छोटे छोटे कार्य भी इस गांव में करे जाते हैं, जो विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय है, जहां पर रोगियों का उपचार किया जाता है। पालमपुर गांव की कहानी में विभिन्न प्रकार से उत्पादन की गतिविधियां की जाती हैं और लेकिन यहाँ पर खेती मुख्य रूप से की जाती है और लेकिन यहाँ पर गैर कृषि क्रियाएं भी किया जाता है। इसमें लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं और इस प्रकार से इस गांव में दोनों प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है और किन किन चीज़ों की उसके लिए आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में बताऊंगी, यानी कि उत्पादन का संगठन किस प्रकार का है इस बारे में बताऊंगी। सबसे पहले उत्पादन करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति ने हमें दे रखा है। इसमें जल, वन, खनिज इत्यादि आता है। और दूसरा चीज़ है श्रम। इसमें लोग किसी कार्य को करने के लिए अपना परिश्रम करते हैं और उसमें श्रमिकों की ज़रूरत होती है, कुछ पढ़े लिखे कार्मिकों की भी ज़रूरत होती है और इस प्रकार से प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम इसमें प्रदान करता है। और तीसरी आवश्यक वस्तु है भौतिक पूंजी, यानी कि किसी चीज़ के उत्पादन करने के लिए लगाएगा, यानी कि रुपया पैसा लगाएगा, उसको कहा जाता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी को 2 भागों में बांटा जाता है। भौतिक पूंजी पहले भाग में इसमें आ जाएगा मशीन और औजार और भवन। इनको हम क्या कहेंगे? स्थायी पूंजी। तो मशीन, औजार, भवन इत्यादि जो होते हैं ये इस कई वर्षों तक प्रयोग में लाए जाते हैं। और दूसरा इसका भाग है कच्चा माल और नगद मुद्रा। तो कच्चा माल जो होता है वह आवश्यकता के अनुसार लिया जाता है और लेकिन जो कच्चा माल है वह एक समय के बाद उत्पादन करने के बाद ख़त्म हो जाता है। और नकद मुद्रा यानी कि पैसों की आवश्यकता, जिसे कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को चलाने के लिए एक चीज़ की और ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं मानव पूंजी। तो जो मानव पूंजी है वह भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ में करके योग्य बनाने का कार्य करता है। तो मानव पूंजी अपने ज्ञान के द्वारा, अपने उद्यम के द्वारा इन सब चीज़ों को काम करने योग्य बनाता है। तो इस प्रकार से हमने भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित करने और संगठित किस प्रकार से किया जाता है
उत्पादन उसको क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक, इसको बढ़ा। अब है पालमपुर गांव की खेती। पालमपुर गांव में खेती लगभग 75% लोग करते हैं और 75% लोग खेती पर आजीविका के लिए निर्भर हैं। तो यहाँ पर कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रत्येक भूमि क्षेत्र में वस्तुतः स्थिर है। पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुल बंजर भूमि को कृषि योग्य में बदल दिया जाता था। नई भूमि को खेती योग्य बना करके कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की अब कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब तक पालमपुर गांव की उपलब्ध भूमि में जो फसलें उगाई जाती थी उसको देख के लगता था कि यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की तरह ही एक गांव है और वहां पर उसी प्रकार की सुविधाएं हैं। पालमपुर की समस्त भूमि में खेती की जाती है, कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में यानी कि खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं जिसके पौधे पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती की जाती है और सर्दी के मौसम यानी कि रबी के मौसम में गेहूं बोया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी पे बेच देते हैं और अन्य भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई करी जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के गांव में वहां के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा करते पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली भी जल्दी आ गई थी। वहाँ उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहर द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तो प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा भी लगाए गए थे पर जल्दी ही किसानों ने अपने लिए अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। तो यानी कि यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है। वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने के लिए बहुविधि फसल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यह भूमि में किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से पालमपुर के गांव वालों ने अपनी कृषि की उपज को बढ़ाया। बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि पालमपुर गांव वालों ने बहुविधि फसल प्रणाली का उपयोग करा। इसके साथ साथ ही इन्होंने कृषि के आधुनिक तरीके को अपनाया। इन्होंने कीटनाशकों का प्रयोग करा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करा और अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों वाली फसलों को उपजाया। तो इस प्रकार से इनकी खेती के उसी टुकड़े में अब अधिक उत्पादन देने वाली फसलें उत्पन्न होने लगी हैं। तो भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने सबसे पहले इस प्रकार से अपनी फसलों के उत्पादन करने के लिए इन नई विधियों को अपनाया और वहाँ पर अधिक मात्रा में पैदावार प्राप्त की। तो पालमपुर में पारंपरिक बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। बाद में जब इन्होंने आधुनिक प्रणाली के बीजों को अपनाया तो प्रति हेक्टेयर उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। तो इस प्रकार से गेहूं की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। अब किसान के पास अपने खाने के लिए बचाने के बाद बाजार में बेचने के लिए भी बहुत अधिक गेहूं उत्पन्न होने लगा। इसको कहते हैं अधिशेष उपज, यानी कि वो गेहूं अधिक मात्रा में पा रहे तो उसे कहेंगे अधिशेष गेहूं। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुविधि फसल प्रणाली और कृषि के आधुनिक तरीकों को अपना करके
अपने उत्पादन को बढ़ाया। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है, जैसे कि पालमपुर वालों ने आधुनिक कृषि के तरीकों को अपना लिया, सिंचाई बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं, वो लोग कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बच पाएगा या नहीं। भूमि बच्चों, तुम्हें पता है कि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका प्रयोग हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है और इससे अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल का स्तर भी धीरे धीरे नीचे की ओर जाता जा रहा है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद इन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। तो कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार से वितरित है। बच्चों, आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं, जिसमें लगभग 1/3 दलित हैं, यानी कि 150 परिवार, इनके पास कृषि के लिए कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है। बाकी 240 परिवार जिनके पास भूमि है, उनके पास भी भूमि का क्षेत्रफल लगभग 2 हेक्टेयर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो भूमि के ऐसे छोटे टुकड़ों से वे किसान अपने परिवार के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं जुटा पाते हैं और पालमपुर के गांव में जो खेत हैं वो चारों ओर बिखरे हुए हैं। भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती की जाती है और इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा और काफ़ी बड़े क्षेत्र पर बड़े बड़े खेत उपलब्ध हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर यानी कि उससे भी अधिक भूमि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भूमि का असमान वितरण है। तो इस प्रकार से हम अब आगे पढ़ते हैं कि पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेत में स्वयं काम करते हैं और स्वयं ही अपने वहाँ श्रम की व्यवस्था करते हैं। लेकिन बड़े किसानों के पास जो बड़े बड़े खेत हैं तो उन्हें श्रमिकों को किराए पर लगाना पड़ता है और वे भूमिहीन जो कृषक हैं उनको श्रमिकों को अपने प्लॉटों पर काम करवाते हैं और खेतों पे काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल का कोई अधिकार उस पर नहीं होता है जैसे कि अन्य किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु के रूप में या अनाज के रूप में भी दी जा सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और एक खेत से दूसरे खेत कृषि कार्य के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 115 रुपये जो कि 2011 में निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 80 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इससे लोग कम के वेतन पर भी काम करते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव में के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। तो अब है खेती के लिए आवश्यक पूंजी।
खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे चाहिए। तो छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं और अपना कार्य चलाते हैं। तो हमने उत्पादन के तीनों कारकों भूमि, श्रम और पूंजी और खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। हम आगे पढ़ेंगे अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री के बारे में। अब मान लीजिए बच्चों, अब मैं तुम्हें पालमपुर में अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री किस प्रकार से होती है उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पर किसान अपने तीनों प्रकार के उत्पादन कारकों का प्रयोग करके गेहूँ पैदा करता है और गेहूँ की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। तो उस गेहूँ का किसान क्या करते हैं और प्रत्येक परिवार पहले तो अपने परिवार के उपयोग के लिए गेहूँ को बचा के रख लेता है और जो बचा हुआ गेहूँ होता है यानी कि अधिशेष गेहूँ उसको वह पास के बाज़ार जो रायगंज है वहाँ जा कर के बेच देता है। बड़े किसान तो अधिक मात्रा में यह अधिशेष गेहूँ बेचते हैं, जबकि छोटे किसान बहुत कम मात्रा में ही गेहूँ बेच पाते हैं। बड़े किसानों को इसमें बहुत अधिक लाभ होता है, जिससे वह अपने लाभ को बैंकों में जमा कर देते हैं और इस बैंक में जमा पूंजी से सविता जैसे जो कि गरीब किसान हैं वे लोग कर्ज लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो बड़े किसान होते हैं वह अपनी मौसमी खेती से ही अपनी कार्यशील पूंजी की भी व्यवस्था कर लेते हैं और अपने बचत से वो लोग ट्रैक्टर और अन्य चीज़ें भी खरीद लेते हैं, या तो दुकान भी कर लेते हैं, ट्रैक्टर खोल लेते हैं या फिर नए जानवर इत्यादि भी खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार से इनके पास अधिक पूंजी आ जाती है। इसके अलावा अब मैं आपको पालमपुर में कौन कौन से गैर कृषि क्रियाएं की जाती हैं उसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहला आता है डेयरी। तो यहाँ पर कुछ परिवार जो होता है यह डेयरी का कार्य करते हैं। यह अपनी भैंसों के लिए विभिन्न प्रकार की घास और बरसात में उगने वाली ज्वार, बाजरा, चरी इत्यादि उनको खिलाते हैं और उसके दूध को जो निकटतम गांव रायगंज की मंडी में बेच लेते हैं। और शाहपुर के शहर में 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन के केंद्र भी खोला हुआ है, जहां से दूध को दूर दराज के शहरों में भेजा जाता है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे गैर कृषि कार्य करा जाता है लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य। तो इसमें इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों से करा जाता है और छोटे पैमाने पर ही यह कार्य किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों पर किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लाया जाता है। अब है पालमपुर में दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार यानी कि वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांव में ला करके बेचते हैं। तो इनकी दुकानों में इनके जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट आदि चीज़ें मिलती हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है अपने घर के एक भाग में छोटी सी दुकान खोली है और वे खाने की चीज़ें भी बेचते हैं। तो अब अगला है यहाँ पर परिवहन उद्योग। तो जब पालमपुर गांव में व्यापार हो रहा है तो परिवहन उद्योग का भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है और यहाँ पर रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। ये लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और उसके बदले इन्हें पैसा मिलते हैं। अब इन वर्षों में परिवहन से जुड़े हुए लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पालमपुर के गाँव वालों ने भूमि, श्रम, पूंजी का उपयोग करके
उपयोग करा है और इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव डाला है और इन्होंने नई विधियों का और आधुनिक बीजों का प्रयोग करा है और जिससे कि इनका उत्पादन बढ़ा है और उत्पादन बढ़ने का इनको लाभ हुआ है और जिससे कि इन्होंने विभिन्न प्रकार से गैर कृषि कार्य भी करे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि भविष्य में गाँव में गैर कृषि उत्पाद क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी और कम पूंजी में भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो कम पूंजी को गरीब लोग भी बैंकों के द्वारा कर्ज प्राप्त कर सकते हैं। कर्ज पर ब्याज की दर कम होती है और ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुओं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गाँवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूँ आदि उपलब्ध हैं। जैसे ज़्यादा गाँव, कस्बों और शहरों में अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गाँवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाएं अवश्य बढ़ेंगी। अब यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।